हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 में। मैं साक्षी आज आपके लिए लेकर आई हूँ टर्म 2 का, है ना, क्लास 11 के टर्म 2 का सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है हाइड्रोकार्बन्स, है ना। देखिए अभी जो चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में, है ना, सेम चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सेम केमिकल रिएक्शंस को हमें दोबारा से रिपीट करना होगा क्लास 12th में भी, है ना। तो इस चैप्टर को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ये सोचकर नहीं पढ़ना है कि अभी पढ़ लेते हैं एग्जाम के लिए उसके बाद भूल जाएंगे, नहीं, है ना। यही सेम चैप्टर के सेम रिएक्शंस वापस से रिपीट होने वाले हैं क्लास 12th के रिएक्शंस में, है ना। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है बच्चों वो बहुत ज्यादा है ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि वन शॉट लेक्चर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इस चैप्टर में, है ना। कुछ चीजें हैं जैसे कि आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये हम जीओसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। जो चीजें हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, हाँ भाई देखिए, सबसे पहले हमें एल्केन्स के बारे में, फिर एल्कीन्स, एल्काइंस और लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, इनके बारे में डिस्कशन करना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना रहेगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से जो कि है एल्केन्स, है ना। देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, आप जानते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल, और जहां पे मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो एल्केन इज अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। कोई भी दो एटम्स के बीच में अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, है ना। और ये जो कार्बन है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए फर्दर कनेक्टेड होगा 3 और एटम्स या ग्रुप्स के साथ, है ना। तो क्योंकि एक कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 अदर एटम्स, हेंस द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ पे जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ज्योमेट्री का नाम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब कार्बन में जो 4 बॉन्ड्स हैं ये अलग अलग प्लेन्स में प्रेजेंट होंगे। ये जो मेरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन में कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एटम्स स्क्रीन से बाहर को निकले हुए होंगे और कुछ एटम्स स्क्रीन के पीछे की तरफ होंगे। इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, है ना, या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा मेरा एल्केन, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो अलग अलग प्लेन्स में प्रेजेंट है। और कोई भी, जब मैं एंगल की बात करूंगी तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो जो बॉन्ड एंगल रहेगा एल्केन्स में वो कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स का रहेगा, है ना। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन के बारे में, है ना। इथेन होता है हमारे पास C2H6, ठीक है। सेकंड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली इज इथेन। इथ का मतलब 2 कार्बन्स होना, और एल्केन्स जो होते हैं क्योंकि उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब जितने भी जितने भी एल्केन में कार्बन्स रहेंगे उसका डबल नंबर +2, इतने उसमें हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स के लिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो 2 × 2 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। सो इथेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो C2H6 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3, है ना। अब इस इथेन मॉलिक्यूल को देखिए, देखने के ना अलग अलग नजरिए हैं। आप ऐसे समझिएगा कि पॉइंट ऑफ व्यूज की जब हम बात करते हैं ना, है ना, एक इंसान है, एक मतलब मान लो
आपने कुछ भी कोई काम किया है ना, अब आपको लगता है कि आपने अपने नजरिए से सही किया, पर सामने वाला क्या कहेगा कि नहीं भाई तुमने ये काम गलत किया है ना। तो भाई नजरिए की बात है, किसी को एक चीज सही लग सकती है और दूसरे को क्या लग सकती है, गलत, है ना। जैसे आपने वो देखा होगा कि 6 है, 6 को अगर मैं यहाँ खड़े होके देखूं तो मुझे 6 दिखेगा, पर एक बंदा अगर यहाँ से खड़े होके देख रहा है तो इसी को 9 लगेगा, 9 लगेगा, है ना। तो वही बात है, नजरिए की बात है। तो उसी नजरिए को अगर मैं ध्यान दूं, उस नजरिए की अगर मैं बात करूं, तो उस नजरिए की बात करते हुए देखिए हम क्या बात करेंगे कि भाई जो इथेन है इसको हम 2 अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं, है ना। तो उसीलिए उसके लिए हम बात करेंगे प्रोजेक्शंस की, कि इथेन के स्ट्रक्चर को, इथेन मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को, है ना, कौन एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये समझने के लिए हमारे पास 2 प्रोजेक्शंस होती हैं। एक होती है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और एक होती है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मेरा जो इथेन मॉलिक्यूल है उसमें मैं अगर ऐसे टेढ़े तरफ देखूं, इथेन को मैं टेढ़े से देखूं जिसमें मुझे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो, है ना, तो उस प्रोजेक्शन को मैं बोलती हूँ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। कार्बन के 3 हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो अगर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन के पीछे कार्बन प्रेजेंट है, ये फॉर्म इस तरह को हम क्या बोलेंगे, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बोलेंगे। बट अगर मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करनी है तो समझिएगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे प्रेजेंट है, और आप, है ना, जहां आप स्क्रीन के सामने बैठ के अगर आप ऐसे देखोगे, सामने की तरफ से 2 कार्बन्स को देखोगे, तो क्या आपको ये पीछे वाला कार्बन दिख रहा है सामने वाले कार्बन के? नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह की प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो यहां पर देखिए क्या होता है, जो पीछे वाला कार्बन होता है उसको सर्कल से और आगे वाले कार्बन को एक डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो इसके साथ कनेक्टेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड हैं। अब पहले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या वो मुझे दिखेगा सामने से? नहीं, है ना। तो मैं उसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, जस्ट टू शो कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, इन 3 हाइड्रोजन्स के पीछे ही प्रेजेंट है। तो पीछे शो करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन शो कर दिए, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसमें एक के पीछे दूसरा एटम छुपा हुआ हो। बट अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को थोड़ा घुमा दूं, इस हाइड्रोजन को घुमा के मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर दूं, है ना। तो देखिए समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि लेट्स से ये वाला हाइड्रोजन है हमारा ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया मेरे पास ये, और तीसरा हाइड्रोजन हो गया मेरे पास ये। अब जब मैंने क्या किया, जब मैंने इस ऊपर वाले येलो वाले हाइड्रोजन को घुमा के 60 डिग्री से रोटेट कर दिया और पहले वाले कार्बन के पोजीशन को मैंने फिक्स रखा, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, पहले वाला तो एज इट इज रहेगा, पीछे वाले कार्बन में क्या हुआ, ये वाला घूम के हाइड्रोजन इधर आ गया, ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ चला गया, और ये वाला हाइड्रोजन घूमकर ऊपर चला गया। तो जो हमने पर्पल में ड्रॉ किया था, ठीक है, जो हाइड्रोजन हमने किस में ड्रॉ किया था, ग्रीन में पहले बात कर लेते, ग्रीन वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पर्पल वाला जो है ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और जो ये येलो वाला हाइड्रोजन था ये यहाँ आ गया, है ना। तो ये मेरे पास कब आया, जब मैंने क्या किया, जब मैंने अपने जो पीछे वाले हाइड्रोजन का एक एटम, पीछे वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ के 60 डिग्री से अगर मैं घुमा दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का कॉन्फर्मेशन मिलेगा, है कि नहीं, है ना। कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया इसमें, थोड़ा सा मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ उसको। तो हमने क्या करना है, देखो बच्चों, 60 डिग्री से रोटेशन करवाना है ना। 60 डिग्री से जब रोटेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, और ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। अब वापस से मैं हाइलाइटर से आपको इसको समझा देती हूँ कि येलो वाला जो था ये कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, पर्पल वाला जो था वो चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये पर्पल वाला चला गया हमारा उस तरफ, ठीक है, पर्पल वाला चला गया हमारे पास दूसरी तरफ यहाँ, ठीक है, और जो ग्रीन वाला था हमारे पास, ठीक है, ग्रीन वाला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, है ना। तो ऐसे पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया, पर्पल यहाँ, ग्रीन यहाँ, और ये जो येलो वाला था वो आ गया मेरे पास नीचे की तरफ, है ना। तो जस्ट मैंने 60 डिग्री से यहाँ पे रोटेशन कराया। और जब मैं यहाँ पे एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करूंगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होगा, आगे वाले जो हाइड्रोजन्स है कीप देम एज इट इज, उनको एज इट इज रखो, ठीक है। ये जो पीछे वाला ये वाला हाइड्रोजन था, इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ आएगा, ये इसके पीछे वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के ऑपोजिट है, सारे एटम्स दिख रहे हैं मुझे सामने से देखने पे। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, या फिर हम क्या फॉर्म बोल सकते हैं, एंटी फॉर्म बोल सकते हैं। चाहे हम सॉहर्स प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें। तो अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ ना, एनर्जी की अगर मैं बात करूंगी तो क्या होगा, और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है ना, उसमें एक एटम जस्ट दूसरे के पीछे है, तो वहां पे क्या होता है, रिपल्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और रिपल्शन जहां ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमेशा जो एंटी फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, इक्लिप्स्ड फॉर्म से। सो आउट ऑफ एंटी एंड इक्लिप्स्ड कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। बट स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म की एज कंपेयर टू द एंटी फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी एंटी फॉर्म से ज्यादा रहेगी, है ना। तो ये बात हो गई हमारे पास कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि दो प्रोजेक्शंस होते हैं और उन दो प्रोजेक्शंस में दो कॉन्फर्मेशंस होती हैं। कॉन्फर्मेशन का मतलब जब मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन शो करूं तो स्पेस में एटम्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट चेंज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, एग्जिस्ट ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी रोटेशन की वजह से मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस अराइज होती हैं, राइट। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में हमें बात नहीं करनी, वो सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ बात करनी है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है मेरे पास उसको मैं बोलती हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। देखिए स्कूल में होता है ना, जब एक टीचर मान लो कोई एब्सेंट होता है तो उनकी जगह पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट लगता है ना, कोई दूसरा टीचर आ जाता है, तो एक की जगह पे एक की पोजीशन को दूसरे ने फिल किया, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूट, है ना, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो मेरे पास अगर एक एल्केन है, उस एल्केन में अगर मैं एक एटम को या एक ग्रुप को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दूं तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूंगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें मेरे पास क्या है, CH4 है, मेरे पास क्या है, मिथेन है। ठीक है, इस मिथेन का रिएक्शन अगर मैं मान लो क्लोरीन के साथ करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो होता है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक क्लोरीन से और क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है। तो यहां से जो हाइड्रोजन निकला और यहां से एक जो क्लोरीन है वो निकला, वो मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। सो एज यू कैन सी हियर इन मिथेन वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय वन ऑफ द क्लोरीन, हेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, right? And very important point is कि these are characteristic reactions for your alkane। एक एल्केन को अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, है ना। ठीक है, समझे कि नहीं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि जब भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जब सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराते हो तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसके अलावा पहली चीज ये कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर फॉलो कर रहा है तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, है ना। तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इसमें चेन इनिशिएशन, ठीक है, चेन इनिशिएशन। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, इस क्लोरीन के बॉन्ड का क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। और जब होमोलिटिक फिजन होता है तो एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक एक एटम के पास, है ना। तो यहां से मेरे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ठीक, अब ये क्या करेगा, चेन को प्रोपेगेट कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है मेरे पास उसको हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपेगेशन। अब भाई शुरुआत तो हो गई, ठीक है, अब क्या होगा, चेन आगे बढ़ेगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, अगले स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। इसमें क्या होगा, जो मेरा मिथेन मॉलिक्यूल है ना, अब देखिए जब आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब जो आपका मेन मॉलिक्यूल है, जो मेन रिएक्टेंट है, उसका भी होमोलिटिक फिजन होगा अगर मीडियम में क्या पहले से प्रेजेंट है, कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है
है ना। तो पहले से एक फ्री रेडिकल अगर मेरे पास मीडियम में प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट में जितने भी बॉन्ड्स को तोड़ेगा ना, वो सबको कैसे तोड़ेगा, होमोलिटिक फिजन से तोड़ेगा। तो इसने क्या किया, एक बॉन्ड को या होमोलिटिक फिजन से तोड़ा, क्या बन गया मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल बन गया मेरे पास, और मेरे पास क्या बन गया, H डॉट था और Cl डॉट था, ये मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। दो फ्री रेडिकल्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर H और Cl में बॉन्ड बन गया। और लास्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है, चेन टर्मिनेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। अब ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं इनको हमें कहीं ना कहीं एंड भी तो करना पड़ेगा, टर्मिनेट भी तो करना पड़ेगा। तो मीडियम में ये जो CH3 फ्री रेडिकल है और एक और जो Cl नेगेटिव था हमारे पास, Cl फ्री रेडिकल था, ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3Cl, है ना। तो कोई भी रिएक्शन अगर कैसे फॉलो होता है, कोई भी रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में पहला बॉन्ड होमोलिटिक फिजन से टूटेगा, प्रोपगेशन में ये चेन आगे बढ़ना शुरू होगी, और टर्मिनेशन में क्या होगा, ये चेन जो होगी वो टर्मिनेट होगी। और टर्मिनेट कैसे होगी, जब दो फ्री रेडिकल्स मिलके वापस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। चलिए, इसके अलावा इसमें मुझे एक चीज और बतानी है। जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है फ्लोरीन, ठीक है। और सबसे जो लीस्ट होता है वो कौन होता है, हमारे पास आयोडीन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर आप करा रहे हो हैलोजन्स के साथ और हैलोजन्स की रिएक्टिविटी के बारे में आपको कमेंट करना है, तो हमेशा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। मतलब अगर मैं मिथेन के साथ फ्लोरीन को रिएक्ट कराऊं, वॉलेंटली रिएक्ट करेगा, आयोडीन को रिएक्ट कराऊं तो बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, है ना। दिस रिएक्ट्स वेरी स्लोली, ठीक है, रिएक्ट्स वेरी स्लोली, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक चीज और दी हुई है एनसीईआरटी में रिलेटेड टू आयोडीन, कि अगर मैं ये रिएक्शन कराती हूँ CH4 और आयोडीन का, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास CH3I बनेगा, ठीक है। जैसे हमने CH3Cl बनाया था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट करा दिया एक आयोडीन के साथ, और क्या बन जाएगा, HI। बट दिस HI इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, है ना। ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, टूटना चाहेगा, और इसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि ये वापस से ब्रेक डाउन होना चाहता है आयोडीन में, है ना। तो दिस HI मेक्स रिएक्शन रिवर्सिबल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो मैं अगर ये चाहूं कि नहीं भाई रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडिक एसिड यूज करते हैं। इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड जो होता है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, ठीक है। सो दिस एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, इस HI में जिसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसमें इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया I नेगेटिव को I2 में। तो HI जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। HI एलिमिनेट हो जाएगा तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ली-चार्टलियर्स प्रिंसिपल से कि अगर एक चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, प्रोडक्ट आपने एक एलिमिनेट कर दिया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, राइट। दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार। आयोडीन का रिएक्शन स्लो क्यों, क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन होने पे HI बनता है, HI की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल ना हो, तो हमें इस HI को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हम आयोडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आयोडिक एसिड इज एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस इट ऑक्सीडाइजेस HI to I2 एंड वाटर, राइट। चलिए, तो ये कहानी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे के रिएक्शंस बहुत सिंपल है, हालांकि मैंने यहाँ पे बताए हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एल्केन्स में जो रिएक्शन था वो वही था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं मेरे पास कोई भी एल्केन होगा, ठीक है, मेरे पास कोई भी एल्केन होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शंस कैसे नेचर के हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के, और वो रिएक्शंस जिनके लिए जो एक्सोथर्मिक होते हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। बस इतनी सी बात है इसमें, है ना।
तीसरा मेरे पास आता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, है ना। अब आप ये जानते हैं कि आइसोमर्स कौन होते हैं। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, मान लो मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे, है ना, तो दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों दिखने में अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का दिखने में अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें मैं क्या कर दूं, अगर एनहाइड्रस AlCl3 डाल दूं, है ना। देखिए इस चैप्टर में ना रिएजेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिएजेंट्स का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैंने इसके अंदर AlCl3 डाल दिया और आपसे पूछा कि बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है और उसमें मैं AlCl3 डाल रही हूं, सो दिस पर्टिकुलर रिएजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये इससे क्या करेगा, एक आइसोमर बना देगा। आइसोमर कैसे बनाएगा, देखिए ये देखो, दोनों के फॉर्मूलाज अगर मैं देखूं, काउंट करूं, यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है ना। यहाँ पर भी अगर आप काउंट करो तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, है ना। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना। इसको मैं बोल सकती हूँ आइसोब्यूटेन। तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और आइसोमराइजेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो जब हम किसी भी एल्केन को ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं और क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेरे पास कोई भी अगर एल्केन है, ठीक है, इसको मैं एक जनरल तरीके से समझा देती हूँ। मेरे पास एल्केन है और इसका रिएक्शन मैं कॉपर के साथ कराती हूँ, एयर के साथ कराती हूँ और हीट करती हूँ। देखिए एनसीईआरटी में इसके कंडीशंस भी दिए हुए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सारे कंडीशंस दिए हैं, बट वो हमें जानने नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि मेरे पास एक एल्केन है और उससे मैं क्या कर दूं, कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दूं, तो वो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, राइट। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, मैंगनीज एसीटेट डाल दूं, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, इसमें मैंगनीज एसीटेट डाल दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है, दिस कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड। और अगर मेरे पास कोई 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्केन में और मैंने रिएक्शन करा दिया KMnO4 के साथ, तो जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल्दी से एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं इसका। मेरे पास मिथेन है, मिथेन का रिएक्शन मैंने कॉपर, एयर और हीट के साथ करा दिया, इसको हीट कर दिया, तो मिथेन से जो अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, ठीक है। इसी का रिएक्शन अगर मैं मैंगनीज एसीटेट के साथ करा दूं तो एल्डिहाइड, ठीक है, एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड यही होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, राइट। बट अगर मेरे पास जैसे मान लो CH3C CH3 CH3H है, ठीक है। नाउ दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, है ना, ये 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करा दूं तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा मेरे पास, बस जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। बट अगर किसी कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है तो KMnO4 कोई रिएक्शन नहीं देगा। KMnO4 को रिएक्शन देने के लिए क्या जरूरी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन के प्रेजेंस का जरूरी है, राइट। चलिए अगला रिएक्शन है हमारे पास, इसमें एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए आप बस रिएक्शन याद रखिए कि अगर मेरे पास हेक्सेन है, ठीक है, CH2 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 CH3, ठीक है, मेरे पास क्या है, N हेक्सेन है और 6 कार्बन से अगर मुझे एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनता है, मेरे पास बेंजीन बनता है। और एरोमेटाइजेशन कराने के लिए मेरे पास जो रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मेरे पास यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो आप, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आप यूज करके एक नॉर्मल एल्केन को कन्वर्ट कर सकते हो अपने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, राइट। चलिए
आखिरी जो रिएक्शन है हमारे पास वो है इसमें पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन into smaller compounds in presence of heat, ठीक है, या on heating, है ना। so breakdown of a higher hydrocarbon, higher hydrocarbon मतलब एक बड़ा हाइड्रोकार्बन जिसमें ज्यादा कार्बन्स होते हैं, ठीक है। breakdown of higher hydrocarbon into smaller compounds, ठीक है, into smaller compounds on heating, ठीक है। हीट करने से अगर मैं एक लार्जर हाइड्रोकार्बन को छोटे कंपाउंड्स में तोड़ दूं तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस बोलेंगे। तो हमारे सिलेबस में हमें एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ हेक्सेन के लिए याद रखना है कि अगर मैं हेक्सेन का पायरोलिसिस कर दूं तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। मुझे सबसे पहले तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हेक्सेन के पायरोलिसिस से हेक्सीन मिलेगा C6H12, ठीक है। और मुझे क्या मिल सकता है, ब्यूटीन मिल सकता है, और मुझे क्या मिल सकता है, इथेन मिल सकता है, ठीक है। और मुझे क्या मिल सकता है, प्रोपीन मिल सकता है, और मुझे मिल सकता है इथीन और मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेक्सेन का जब पायरोलिसिस करोगे तो कितने टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हेक्सेन के पायरोलिसिस से हमें 6 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हेक्सीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, इथीन, इथेन एंड मीथेन, राइट। ये आपको याद करना होगा। चलिए, तो ये सारी बातें तो थी एल्केन्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल्केन्स में सबसे जरूरी चीजें मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा पायरोलिसिस। इतना भी अगर आप याद कर लेंगे ना तो काफी है ना, क्योंकि क्वेश्चन लगभग इन्हीं पे पूछे जाते हैं, बीच वाले रिएक्शंस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अगला है मेरे पास एल्कीन्स। एल्कीन्स इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे पहला जो कार्बन है ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो बचे हुए 2 बॉन्ड्स जो होंगे मेरे पास वो कौन बना रहा होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कार्बन 3 अलग कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा हमारा कार्बन। और sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। तो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री है, सारे के सारे एटम्स इसमें सिंगल प्लेन में होंगे, हेंस दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर ज्योमेट्री इसकी होती है। और ये आप जानते ही हैं कि ये एंगल कितना होता है ट्राइगोनल प्लेनर में, 120 डिग्री होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, है ना। इसके अलावा जो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड हमारा कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है। सो वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर वन इज पाई, राइट। तो ये बात हो गई एल्कीन्स के लिए, है ना। चलिए अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। देखिए एल्कीन्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं, है ना। ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड अगर कोई मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब देखिए जब मेरे पास सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो ये बहुत फ्री रोटेशन शो कर सकता है ना, दूसरे कार्बन को आप पूरा घुमा सकते हो। अगर 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये थोड़ा सा रोटेशन शो करेगा, हल्का सा रोटेट हो पाएगा, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे रोटेशन होती ही नहीं है। 2 एटम्स में 3 बॉन्ड्स है तो उसको रोटेट करना बहुत मुश्किल, है ना। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एल्कीन्स में। और एल्कीन्स में कैसी रोटेशन होती है डबल बॉन्ड के अराउंड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इसको हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मेरे पास अगर ये है मान लो CH3 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी मेरे पास CH3 है और इधर भी हाइड्रोजन है ना। ये मेरे पास एक ब्यूटीन मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इस कार्बन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को, इस मतलब इस कार्बन के अराउंड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड मैंने इस कार्बन को रोटेट कर दिया। तो जब मैं इस कार्बन को रोटेट करूंगी तो पहला कार्बन तो एज इट इज रहा, उसको तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कार्बन था उसमें अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, है ना, इसको पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया तो CH3 आ जाएगा मेरे पास नीचे और हाइड्रोजन मेरे पास आ जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे इफ सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, ठीक है। अगर सेम ग्रुप्स कहां पे प्रेजेंट है, सेम साइड पे हैं,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो CH3 सेम साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सिस आइसोमर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं सेम ग्रुप्स कहाँ पे है, ऑपोजिट साइड पे है, तो जब दो सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। इफ सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं एल्कीन्स के केस में, सिस और ट्रांस। अगर हमारे सेम ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट है तो सिस हो जाएगा, और ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांस हो जाएगा बच्चों। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ गई है सबको, है ना। चलिए, अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अगर एक एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर जो दोनों ग्रुप्स है वो अलग अलग होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ दोनों हाइड्रोजन लिख दूं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। टू एग्जिबिट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, बोथ ग्रुप्स ऑन द कार्बन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, बोथ ग्रुप्स ऑन कार्बन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, दोनों जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, कार्बन के ऊपर, वो दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, वो दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। अगर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स एक जैसे हो गए तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, राइट। लास्ट पॉइंट इसमें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सिस और ट्रांस में अगर मैं देखूं तो ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, दोनों पास पास प्रेजेंट है, पास पास प्रेजेंट है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपल्शन अंडरगो करेंगे, और रिपल्शन जहां जाता है वहां स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, है ना। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो ट्रांस आइसोमर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, सिस आइसोमर से ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्रांस आइसोमर में जो बड़े बड़े से ग्रुप्स हैं ये दूर होंगे, और जितना दूर होंगे उतना लड़ाई झगड़ा कम, प्यार से रहेंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, सुख शांति रहेगी, है ना। इसीलिए ट्रांस की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा सिस आइसोमर से ज्यादा होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे हम किसको बना सकते हैं, एल्कीन्स का प्रिपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस मतलब जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। लेट्स से मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ये मेरे पास इथाइन है। अब मुझे क्या करना है, इससे क्या बनाना है, डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो मुझे यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए और इस तरफ भी हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम अलग अलग तरीके के रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहला रिएजेंट हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसमें पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या जिसको हम चारकोल भी बोलते हैं, ठीक है। पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूजुअली हम यूज करते हैं, चारकोल। और उसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बनता है, ठीक है, ये एल्कीन बनता है। और ये जो एल्कीन बनेगा ये कैसे नेचर का बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, है ना। ये कैसा बनेगा, मेरे पास सिस एल्कीन बनेगा। और इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। आपको याद रखने पड़ेंगे इनके नेम्स, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, तो पैलेडियम कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में सोडियम और लिथियम, है ना। कोई भी मेटल अगर आप लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में यूज करते हो तो यहां से भी हमें क्या मिलता है, एल्कीन। पर यहां से जो मेरे पास एल्कीन मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रांस। और इस रिएजेंट का नाम होता है, या इस रिएक्शन का नाम होगा बिर्च रिडक्शन। जब आप रिडक्शन कराते हो, जब आप एल्कीन को कन्वर्ट करते हो, एल्काइन को कन्वर्ट करते हो एल्कीन में, तो आप हाइड्रोजन ऐड करते हो। और हाइड्रोजन का एडिशन क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिक्विड अमोनिया और सोडियम और लिथियम के प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं तो उस रिडक्शन का नाम होता है बिर्च रिडक्शन। और जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, मुझे यहाँ से ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। तो जल्दी से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। देखिए मेरे पास एक एल्काइन था, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, डबल में, ठीक है। और
कैसा कैसा कंपाउंड बनेगा, कैसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ देखिए सिस है ना, सिस आइसोमर बनेगा। तो जो CH3 थे दोनों, ठीक है, वो एक तरफ चले गए और दोनों जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो एक तरफ से ऐड होंगे, तो सिस आइसोमर बनेगा। बट यहीं पे अगर मैं इसका क्या करा दूं, बिर्च रिडक्शन करा दूं, ठीक है, बिर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, तो दोनों जो हाइड्रोजन जाएंगे वो कहां से जाएंगे, ऑपोजिट साइड से, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, और दोनों CH3 भी कहां होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो यहां से मेरे पास कौन सा आइसोमर मुझे मिल गया, ट्रांस आइसोमर मिल गया, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। देखो जो रिएजेंट्स होते हैं बड़े स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, किस तरह का आइसोमर बनेगा जब भी मेरे पास एक एल्काइन कन्वर्ट होगा एक एल्कीन में, है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी मैंने, है ना। इस रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी जरूरत है सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। चलिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया हमारे पास, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, देखिए एल्काइल का मतलब होता है कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट और हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो एल्काइल हैलाइड्स को हम इस तरीके से लिख देते हैं RX, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं RX, वेयर X इज योर हैलोजन। X आपका कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, और R जो होता है ये हमारा होता है एक एल्काइल ग्रुप, ठीक। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेकर मैं यहां समझाती हूं। पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखती हूं कि यहां होता है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, यहां पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पे आप देखिए CH3 एंड CH2X, ठीक है, CH2X, मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देती हूँ, चलिए, ठीक है, या ब्रोमीन लिख देंगे ना तो देखने में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। मैं इसको ब्रोमीन कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ब्रोमीन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इससे बनाना है एल्कीन, और एल्कीन बनाना है तो मुझे कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलती हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अभी रिएजेंट्स की बात करेंगे, तो जब हम इसमें स्पेसिफिक रिएजेंट्स डालेंगे तो देखिए होगा का, यहाँ पे से ब्रोमीन हटेगा, सबसे पहले कौन हटेगा, आपका हैलोजन हटेगा। हैलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन जो है आपका, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, समझिएगा, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन क्या हो गया, कार्बन टू विच X इज कनेक्टेड, ठीक है, X जिसके साथ कनेक्टेड है, हैलोजन जिसके साथ कनेक्टेड है वो आपका अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन कौन सा होता है, कार्बन एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन्स होंगे वो सब बीटा कार्बन्स होंगे, जो कार्बन्स अल्फा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो बीटा कार्बन हो गए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बीटा, है ना, तो हैलोजन तो रिमूव होगा ही होगा अल्फा पोजीशन से, और बीटा पोजीशन से क्या रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस ब्रोमीन को हटा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब कार्बन के पास से हमने यहाँ से एक एटम हटा दिया, तो कार्बन को तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना, कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अब बेचारे के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, कहेगा कि भाई हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, हम ही आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कम से कम स्टेबल तो हो जाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन से आपका हैलोजन रिमूव होगा, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, बी से बगल बी से बीटा, ऐसे याद रखिए, है ना। तो बगल वाला बीटा कार्बन से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसीलिए इस तरह के एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है ना। तो रिएजेंट्स हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं देखिएगा, ठीक है। रिएजेंट्स जो यूज होते हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम उसमें, वो होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। मॉड्यूल्स में, बुक्स में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा AlC.KOH, मैंने KOH लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दिए एल्कोहल के, तो एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एक आप यूज कर सकते हो NaNH2, ठीक है, दिस इज नोन एज सोडामाइड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडामाइड, या कोई भी और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर सकते हो ये रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन कराने के लिए इनमें से हम कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए, पर प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे पास, अच्छा पहले इसका नाम भी देख लीजिए, इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डी का मतलब रिमूव होना, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रो, और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है तो हैलोजिनेशन,
हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इस रिएक्शन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और दूसरी बात यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारा बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और किन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में होता है ये सामने आपको दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर ही हम अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास था CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल, ये आपको एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। अब इससे आपको क्या करना है, इसमें आपने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अब मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। आप बोलोगे मैम बड़ा आसान है, ये रिमूव तो होना ही होना है, हैलोजन तो एलिमिनेट होना ही होना है, और हैलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो अल्फा। बट भाई यहाँ पर तो 2 बीटा कार्बन है, ये वाला भी इसके साथ में प्रेजेंट है, ये भी इसके साथ में प्रेजेंट है कि नहीं, बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से, है ना। अब देखिएगा, ठीक है, अगर ग्रीन वाला, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्रीन वाला जो है मेरे पास, अगर ग्रीन वाले कार्बन से, अगर ग्रीन वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH। जहां से आप ब्रोमीन को और जहां से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हो उन दोनों कार्बन के बीच में लगा दोगे आप डबल बॉन्ड, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक ब्रोमीन यहां से गया, तो प्रोडक्ट बना ये। बट अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने रेड वाले बीटा कार्बन से अगर मैंने यहां से एलिमिनेट किया हाइड्रोजन को, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, है कि नहीं, है ना। यहां से ये प्रोडक्ट बना। अब 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो ग्रीन प्रोडक्ट बन सकता है या फिर रेड प्रोडक्ट बन सकता है। तो जो रेड प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो ग्रीन वाला प्रोडक्ट है ना, ग्रीन वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। हमेशा सेडजेफ और हॉफमैन में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा, और हॉफमैन वाला हमेशा आपका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की, सेडजेफ और हॉफमैन। सेडजेफ हमेशा मेजर होगा और जो आपका हॉफमैन है वो हमेशा क्या होगा, माइनर होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सेडजेफ है, कौन आपका हॉफमैन है ना। तो आइए वापस से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम जब बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सबस्ट्रेट की, तो एक जो कार्बन है, एक बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, और इधर वाले बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 3, है ना। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, जो सेडजेफ प्रोडक्ट बनाना है, वो हमेशा उस कार्बन से एलिमिनेट करना है हाइड्रोजन को जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, ठीक है, बात समझिएगा। यू हैव टू रिमूव hydrogen from that beta carbon which contains less number of hydrogen, है ना। तो एक कंपाउंड में अगर हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन होते हैं तो उस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन के पास क्या हो, जिस बीटा कार्बन के पास कैसे कितने हाइड्रोजन हो, कम हाइड्रोजन हो, है ना। तो सेडजेफ के लिए मैं लिख देती हूं हाइड्रोजन गेट्स एलिमिनेटेड, hydrogen gets eliminated from that beta carbon which contains less number of क्या hydrogen, which contains less number of हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। जिस भी बीटा कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन वहीं से ही एलिमिनेट होगा और वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। और जो सेडजेफ प्रोडक्ट होता है हमारा वो क्या होता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, समझे कि नहीं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। चलिए अगला मेथड है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल डाइहेलाइड्स। एल्काइल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं, देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये है हैलोजन और 2 हैलोजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। डाइहेलाइड्स का मतलब 2 हैलोजन्स का प्रेजेंट होना। अगर दोनों हैलोजन्स एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड, इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। इसमें हम अगर रिएक्शन करा दें किसका, जिंक का, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दे और इसको हीट कर दे, है ना। तो पिछले केस में क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, एक हैलोजन रिमूव हो रहा था। यहाँ पे भाई दोनों हैलोजन रिमूव हो जाएंगे, है ना, दोनों हैलोजन रिमूव हो जाएंगे हमारे पास और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास
एल्कीन, है ना। तो ये रिएक्शन कराया जाता है जिंक डस्ट के प्रेजेंस में अलोंग विद द हीटिंग, राइट। सीधा सा सरल सा रिएक्शन है, दोनों हाइड्रोजन हेलोजेंस को हटा दो और प्रोडक्ट बना दो। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। हाइड्रो हटा देंगे बस, दोनों हेलोजन रिमूव हो रहे हैं, हेंस डीहेलोजिनेशन रिएक्शंस। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है ये भी हमारा एक बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है, ये भी बीटा एलिमिनेशन होता है। और यहाँ पे भी जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, सेड्जेफ प्रोडक्ट से बनता है। सेड्जेफ इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, सेड्जेफ इज मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि वहां पे हम हैलोजन को रिमूव करते थे, यहाँ पे हम OH को रिमूव करेंगे, है ना। देखिएगा कैसे, मेरे पास एक CH3 CH2OH है ना, मेरे पास क्या है यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। तो मैंने क्या करना है, OH को हटाना है सबसे पहले। OH जिस कार्बन पे है वो अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन हो गया मेरा बीटा कार्बन। तो OH जहां से रिमूव करोगे उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दो, H और OH हट गया, क्या बना आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो आपको फिर से क्या ध्यान में क्या रखना है भाई, कि ध्यान में आपको यही रखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा अगर हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन्स होते हैं तो वहां पे आपको सेड्जेफ प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाना है ना। तो आप कहें तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूं। जैसे पिछले केस में हमने देखा था CH3 CH2 CHOH और CH3, ठीक है। अब OH तो यहां से जाएगा ही जाएगा, ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन से OH गया और इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे, सेड्जेफ प्रोडक्ट क्या कहता है कि सेड्जेफ प्रोडक्ट कहता है कि भाई सेड्जेफ रूल कहता है कि वहां से बीटा हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होंगे जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां से आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया और यहां से OH को एलिमिनेट कर दिया, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम है जो हमने उसमें पढ़ा, बस वहां हेलोजन को हटाते हैं, यहाँ पे हम OH को हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये तो बात थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, राइट। तो अगर मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन का अगर मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट को मैं यूज कर लूं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और कैटालिटिक का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, इसीलिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अगर हम रैने निकल यूज करते हैं, ठीक है, इफ रैने निकल इज यूज्ड, ठीक है, रैने निकल क्या है हमारे पास भाई, पाउडर्ड निकल, है ना। रैने है जो वो एक जिसने भी ये रिएक्शन दिया था उसके नाम से पड़ गया, बाकी रैने निकल का मतलब क्या है, कुछ नहीं, जितना ज्यादा पाउडर्ड होगा निकल उतना बेहतर। तो पाउडर्ड निकल के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को कराते हैं तो रिएक्शन का नाम पड़ जाता है सेबेटियर, रिएक्शन का नाम पड़ जाता है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है, सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट में, अगर हमने पाउडर्ड निकल ले लिया, एकदम पाउडर्ड निकल लिया, रैने निकल यूज किया, तो रिएक्शन का नाम पड़ जाता है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। अगला है एडिशन ऑफ हैलोजन। मेरे पास यहाँ पे एक एल्कीन है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रोमीन ऐड कर दिया,
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मुझे यहाँ पे किसके प्रेजेंस में एडिशन करना होता है, CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे दोनों तरफ क्या होंगे, ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, एक ब्रोमीन इधर चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन आया, ये प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ठीक है, ब्रोमीन इन एक्वस फॉर्म डाल दिया, ठीक है, तो भी मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सेम ही बनता है। बट दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसका क्या मतलब है कि भाई आपको एक कंपाउंड दे दिया गया, आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपको बताना है कि बताइए ये कंपाउंड कैसे नेचर का है, क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। आप तो देखकर नहीं बता सकते, आप क्या करोगे, उस रिएक्शन, उस रिएक्टेंट को या जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें आप ब्रोमीन वाटर डाल दोगे, है ना, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दोगे, और जो ब्रोमीन वाटर होता है ये कैसे कलर का होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर ये रेडिश ब्राउन कलर रिएक्शन होने पे कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डी कलराइज हो गया, कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, इसका मतलब जो आपके पास कंपाउंड था वो कैसा था, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, है ना। अगर रेडिश ब्राउन कलर एज इट इज रहता है, इसका मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है। बट अगर रेडिश ब्राउन कलर डी कलराइज हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब आपका जो कंपाउंड था वो कैसा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। हेंस इट इज नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड नेम ऑफ द टेस्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चलिए, तो बहुत सारी देखो रिएक्शंस है, रिएक्शंस में रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स के रोल्स हैं। उन रिएजेंट्स के रोल जब आपको याद होंगे तो ही आप प्रोडक्ट बना पाएंगे, है ना। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, और पक्का एक क्वेश्चन, आई गारंटी यू एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, दैट इज मार्कोनिकॉव रूल। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हाइड्रोजन एसिड का, इस हाइड्रोजन हैलाइड का इसमें एडिशन करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, HBr, ठीक है, मैंने इसमें ऐड क्या कर दिया, HBr ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ब्रोमीन जब आप ऐड कर रहे थे तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के एक एक तरफ क्या चले गए थे, एक एक ब्रोमीन चले गए थे। अब यहाँ पर कौन जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा और दूसरी तरफ कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, ठीक है जी। एक तरफ हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन ये चला गया, CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया और ब्रोमीन चला गया इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इस पे ब्रोमीन चला जाता, इस पे हाइड्रोजन चला जाता, उसमें भी बात बराबर थी, कंपाउंड का नाम तो सेम ही होता, है ना। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड मेरे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब होता है कि जो मेरा डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करूं तो इधर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मेरे को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है ना। तो ये कैसा हो गया, मेरे पास सिमेट्रिक एल्कीन हो गया। बट अगर मेरे पास एक अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो, एक अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, जैसा कि ये देखो, अब डबल बॉन्ड पे यहाँ पे रख के सोचो, इस डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को तोड़ो, क्या इस तरफ और इस तरफ आपको सेम कंपाउंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, एक अनसिमेट्रिक एल्कीन हो गया। और जब एक अनसिमेट्रिक एल्कीन की हम बात करते हैं तो वहां पे हम अपना रूल अप्लाई करते हैं, मार्कोनिकॉव रूल, है ना। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि इसमें अगर मैं HBr का एडिशन कर दूं तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, अब देखो HBr को मैं ऐसे लिख सकती हूँ समझने के लिए, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, है ना। तो जो नेगेटिव पार्ट है आपके रिएजेंट का, वो कौन सा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर कहां पे कम, बोले हाइड्रोजन का नंबर कहां पे कम, हाइड्रोजन का नंबर कम है कहां, जब हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन ही जाएगा। तो ये बन गया मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्कोनिकॉव रूल ने क्या बोला, ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, दैट मूव्स टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट moves to that double bonded carbon which has less
हाइड्रोजन एटम्स, है ना, जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम्स हैं उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मेरा नेगेटिव पार्ट चला जाएगा रिएजेंट का, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन चला जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए अब ऐसा क्यों होता है तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जब मैंने इसमें HBr डाला, है ना, तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है किसी भी रिएजेंट का, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो जाके सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि भाई इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में क्या हो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड के, या तो ये इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। अगर ये इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन छीनकर इसको दे दिए गए, और जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हुआ, है ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है कि ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3CH इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब मीडियम में जो H+ है ये कहाँ अटैक करेगा, H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा, CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, ये बन गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, यहाँ पे जब हाइड्रोजन अटैक करेगा तो CH3 CH पॉजिटिव CH3 ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गए, कार्बोकेटायंस बन गए, है ना। तो ये रिएक्शन फॉलो करते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट बनते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट में कौन बनता है, रिएक्शन के बीच में कौन बनता है, कार्बोकेटायन। तो पहला जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन अपने जैसे ही किसी एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, तो 1 डिग्री। यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन अपने साथ देखो 2 और कार्बन के साथ लेकर चल रहा है उसको, तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्बन, है ना। और जब हम कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एटलीस्ट स्टेबल होते हैं 1 डिग्री। तो मोर स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा, ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ये वाला पाथवे फॉलो करेगा, है ना। तो जो Br नेगेटिव है वो कहां जाके अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले कार्बन पे। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे पास वो यही तो बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। ठीक है, तो देख लिया, दोनों मैंने पॉसिबिलिटीज आपको समझा दी कि भाई यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दोनों में से किसी भी कार्बन पे जा सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा, राइट। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देती हूं, देखिएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया HCl और मुझे बताना है भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचिए, जल्दी से सोचिए। देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 पहले से ही 4 बॉन्ड्स बना के रखा है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इस कार्बन पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं, है ना। तो इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, है ना। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ जाता है, उस कार्बन के पास जहां हाइड्रोजन कम है ना। तो इसलिए Cl कहाँ जाएगा, Cl अटैच होगा इस कार्बन से और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा वो बनेगा ये, है ना। चलिए अब अगली बात इसमें करते हैं, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जो रूल होता है वो उल्टा चलता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी अप्लाई होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल देखिए क्या है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास कोई परऑक्साइड है, ठीक है, परऑक्साइड मतलब जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम परऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर हमारे पास परऑक्साइड होता है तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से, हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, HBr का एडिशन कर दिया और साथ में मैंने यूज कर लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो अब जो मार्कोनिकॉव रूल था उसका उल्टा कर दोगे। एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलेगा कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे था, यहाँ, इसीलिए ब्रोमीन यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, है ना। मार्कोनिकॉव का जस्ट उल्टा रूल है कि जहां पे आपका, ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वहां पे ये नेगेटिव पार्ट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जाएगा, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये है हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। बट आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ही रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है। रिएजेंट क्या है मेरे पास, सिर्फ HBr, ठीक है, सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है, और वो भी कब, जब वो किसी भी पेरोक्साइड के साथ प्रेजेंट हो, है ना। नॉट ओनली H2O2, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, लेकिन उस पेरोक्साइड के साथ सिर्फ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, HBr, ठीक है, पेरोक्साइड के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, HBr। HCl पेरोक्साइड हो, HF पेरोक्साइड हो, HI पेरोक्साइड हो, कुछ नहीं होगा, है ना, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। तो जल्दी से इसका रीजन समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। तो पहले ये समझिएगा कि ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ता है फ्री, मतलब होमोलिटिक फिजन से, ठीक है। तो अगर मैं HF की बात करूं और मैं HCl की बात करूं, दे हैव हाई बॉन्ड एनर्जी, है ना, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। क्यों भाई, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन छोटे मेंबर है अपनी फैमिली के, तो हाइड्रोजन के साथ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बॉन्ड वीक हो जाता है, लेकिन HF और HCl के बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए उनको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इनकी हाई होती है। तो अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हुई, अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, सो हेंस कांट ब्रेक बाय होमोलिटिक फिजन, ठीक है, इनको हम होमोलिटिक फिजन से ब्रेक नहीं कर सकते, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से ये बॉन्ड टूट नहीं सकते। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर ये फॉलो करते हैं तो होमोलिटिक फिजन तो होना जरूरी है, पर क्योंकि ये होमोलिटिक फिजन नहीं शो कर सकते, इनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, ये दोनों कभी भी एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं करेंगे। और HI के केस में क्या होता है, HI फ्री रेडिकल डायमराइजेस, ठीक है, I फ्री रेडिकल जो बनता है वो खुद को डायमराइज कर लेता है, किसमें, I2 में, है ना। वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने की बजाय पहले ही खुद के दूसरे I डॉट के साथ रिएक्ट करके I2 बना लेता है। दीज आर द रीजंस व्हाई HCl, HF, HI कैनॉट शो एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट कैन एग्जिबिट दिस एंटी मार्कोनिकॉव रूल, है ना। तो जल्दी से इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कराया था कि जब भी कोई रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है तो दो बातों का हमें खास ख्याल रखना होता है। क्या, सबसे पहली बात तो ये कि भाई जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो तीन चीजें हमारे, तीन स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो HBr था, ठीक है, पहले स्टेप में सॉरी क्या हुआ, जो H2O2 था, ठीक है, या जो भी मेरे पास पेरोक्साइड था, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, जो मेरे पास पेरोक्साइड था उसका क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम एटम्स है, तो ये क्या कराएगा, होमोलिटिक फिजन कराएगा। RO फ्री रेडिकल जनरेट होंगे दो, है ना। अब ये RO फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये कराएंगे HBr का भी होमोलिटिक फिजन। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसका भी होगा होमोलिटिक फिजन, तो ROH, है ना, यहाँ से क्या जनरेट हुआ, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल इसके साथ मिलकर मिल जाएगा, लेकिन जो Br फ्री रेडिकल है वो क्या हो जाएगा, वो आजाद हो गया, है ना, वो हो गया आजाद। अब ये क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है हमारे सबस्ट्रेट के साथ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मीडियम में जैसे ही फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से सबस्ट्रेट में भी क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी होमोलिटिक फिजन से ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल ये बन गया, ठीक है। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकता है या वो इसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकता है। तो अगर Br फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा CH3 CH Br और CH फ्री रेडिकल,
है ना। देखो पिछले वाले केस में H पॉजिटिव पहले अटैक करता था, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल पहले अटैक करता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मेरा Br फ्री रेडिकल यहाँ पे जाके अटैक कर जाए तो क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2Br, है ना। अब देखिए फ्री रेडिकल यहाँ पे कैसा जनरेट हुआ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना वो कौन सा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्योंकि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए मोर स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे अगर फ्री रेडिकल है तो मीडियम में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ H फ्री रेडिकल होगा वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, राइट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम मार्कोनिकॉव रूल की बात करते हैं तो वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉलो करता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वहां पे जब बात करते हैं तो पहले इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव जाके अटैक करता है, यहाँ पे पहले कौन अटैक करता है, Br फ्री रेडिकल अटैक करता है, राइट। वहां पे हम पढ़ते थे कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो जाएगा उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि Br कहां पर जाएगा, उस कार्बन के पास जहां पे इलेक्ट्रॉन जहां पे हाइड्रोजन का नंबर पहले से ज्यादा है, राइट। तो जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। वही सेम एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बताऊं आपको और यहाँ मैं डाल दूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी परऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी परऑक्साइड, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रोमीन वहां जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है ना। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH2Br और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो बस इतनी सी बात है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की तरफ। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ OH ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे, ठीक है, हमें क्या करना है, OH का एडिशन करना है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोल्ड एंड डाइल्यूट 1% KMnO4 सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और कैसे नेचर का डाल दिया, एल्कलाइन, मतलब मेरे पास कोल्ड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन है KMnO4 की, 1% है, और नेचर सॉल्यूशन का एल्कलाइन है, मतलब मैंने कुछ बेस के ड्रॉप्स ऐड किए हुए हैं। इस रिएजेंट का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट क्या कराता है, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें OH का एडिशन कर देगा, और एडिशन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। चलिए टारगेट है जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करें, 1 शॉट लेक्चर है तो जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा, है ना। अगला रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखिएगा कैसे, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स बता रही हूं कि कैसे आपको प्रोडक्ट्स बनाने। देखिएगा मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा तरीका बता रही हूँ प्रोडक्ट का। आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को भूल जाओ, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दो, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दो, और प्रोडक्ट क्या बनाओगे, इस वाले पार्ट में देखो क्या क्या बचा आपके पास, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन आपने तोड़ा उस डबल बॉन्ड को हटा के हमें क्या करना है, उसी डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है उस किसको, ऑक्सीजन को। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, और दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 कार्बन हो गया, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच करना है, ऑक्सीजन को अटैच करना है डबल बॉन्ड से, है ना। तो बस इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो, तो आपके पास मिल जाएगा आपको ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे मुझे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है, वही करना है बिल्कुल सेम, इसको तोड़ो, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो पहले वाला जो है भाई इसके साथ एक CH3 और लगा देते हैं, ठीक है, एक CH3 और लगा देते हैं इसके साथ,
ठीक है। तो जहां से आपने क्या किया, ठीक है, आपने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ा, उस कार्बन को देखिए, उस कार्बन के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, CH3 और CH3, और क्योंकि आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इस डबल बॉन्ड की जगह पे आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए, कीटोन बन गया आपके पास। और इधर देखिए क्या हो गया, CH3 है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बस इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा दो, बहुत सिंपल है, बन गया ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, है ना। तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम, एक डबल बॉन्ड के अंदर ओजोन का एडिशन करते हैं, और जो ओजोन का एडिशन जब हम करते हैं तो जो इनिशियली इंटरमीडिएट बनता है वो अनस्टेबल बनता है, वो टूट जाता है और फाइनल 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। एक डबल बॉन्ड के टूटने से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और वो 2 प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये मैंने आपको सिखा दिया है ना। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एल्काइंस के बारे में, ठीक है, बात कर लेते हैं एल्काइंस के बारे में। तो एल्काइंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक जो कार्बन है मेरा वो कितने और एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 2, है ना। ये कार्बन इधर किसी के साथ कनेक्ट होगा और इधर एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बन की यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, है ना, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp का मतलब क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, और लीनियर ज्योमेट्री है तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, है ना। सारे एटम्स एक सिंगल प्लेन में लाई करेंगे, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। तो सिर्फ 2 हाइब्रिडाइजेशंस ऐसी होती हैं जो प्लेनर होती हैं, sp और sp2, बाकी सब नॉन प्लेनर है ना। और दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूं तो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, है ना, ये फॉर्मूला होता है। जितने भाई यहाँ पे कार्बन्स होंगे उसके डबल में से 2 को माइनस कर दो, वो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। चलिए हाँ, तो इसमें भी देखिए एक सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, है ना। सो देयर विल बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स जब हम एक ट्रिपल बॉन्डेड या एक एल्काइन की बात करेंगे, है ना। तो प्रिपरेशन के मेथड की जब हम बात करते हैं, देखिएगा प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कार्बाइड से। कार्बाइड कौन से कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से। अगर मैं क्या कर दूं, कैल्शियम कार्बाइड का मैं अगर यहाँ पे क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, तो मेटल वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन्स है, इन 3 कार्बन्स का एल्काइन क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास एल्काइन बन जाएगा इस केस में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो तरीका है वो है विसिनल डाइहेलाइड से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए CH, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि मेरे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हैलोजन, इधर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पे मेरे पास हैलोजन है ना। मैंने इसमें डाल दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हैलोजन को हटाएगा और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। तो क्या बच गया आपके पास, एल्कीन बन गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से मैं एक बार और एल्कोहलिक KOH ऐड कर दूं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हैलोजन एलिमिनेट हुआ और उसके बीटा कार्बन से फिर से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेरे पास एल्काइन बन जाएगा, है ना। तो 2 बार अगर हम विसिनल डाइहेलाइड्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें सेम रिएजेंट्स के प्रेजेंस में, तो वहां से मेरे पास एल्काइन जनरेट होता है, समझे। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर की, ठीक है। एसिडिक नेचर क्या है हमारे पास, देखिए 2 तरह के एल्काइंस होते हैं हमारे पास। जो एल्काइंस होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनल और एक होता है नॉन टर्मिनल, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस और एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो आखिरी में टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। और नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, जहां पे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो प्रेजेंट हो कहीं बीच में, लाइक दिस, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं हमारे पास, ये कैसे नेचर के होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस है वो नॉन एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, नॉन एसिडिक।
एसिड का मतलब जो H+ लिबरेट करे, तो ये जब H+ लिबरेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, एंड दिस एनायन फॉर्म्ड इज हाईली स्टेबल, है ना। यहाँ पे जो एनायन बनता है मेरे पास, ये क्या बनता है, हाईली स्टेबल एनायन बनता है। इसीलिए ये जो एल्काइंस होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ध्यान आपको क्या देना है कि सिर्फ टर्मिनल वाले जो होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में बीच में प्रेजेंट होगा तो वो H+ कहाँ से लिबरेट करेगा, कार्बन के पास है ही नहीं H+, है ना। तो इसीलिए ये नॉन एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो एसिडिक वाले जो एल्काइंस हैं, जैसे कि मेरे पास था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन मैं करा देती हूं NaNH2 के साथ, ठीक है। ये एक बेस है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा और सॉल्ट बना लेगा, है ना। तो NaNH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हम लिख सकते थे। तो इस H पॉजिटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, इस पॉजिटिव हाइड्रोजन की जगह पे मेरे पास आ जाएगा Na पॉजिटिव, राइट, ठीक है। और NH3 लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, NH3 अलग हो गया। अब इसी में मैं क्या कर सकती हूँ, कोई एल्काइल हैलाइड अगर ऐड कर दूं, है ना, मान लेते हैं कि इसमें मैं एल्काइल हैलाइड ऐड कर देती हूँ CH3X, सॉरी, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ क्या, CH3X, ठीक है। अब ये नेगेटिव होगा, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर CH3 आ गया और NaX हमारा अलग हो गया। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका एक छोटा एल्काइन से आपने शुरू किया था और छोटे एल्काइन से शुरू करके आपने एक बड़ा एल्काइन बना लिया, है ना। आपने क्या किया, छोटे एल्काइन को रिएक्ट कराया NaNH2 के साथ, उससे आपने एक सॉल्ट बनाया, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, और फिर उसका रिएक्शन करा दिया किसी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो जो एल्काइल पार्ट था वो सोडियम को रिप्लेस करके एक हायर एल्काइन, एक बड़ा सा एल्काइन बनाने की टेंडेंसी रखता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर अ लार्जर एल्काइन, है ना। जो मर्जी बड़ा सा एक एल्काइल हैलाइड ले लो, उससे बड़ा सा एल्काइन बना लो, है ना। चलिए अगली हम बात करते हैं। देखो अब ये बाकी के जो दो रिएक्शंस है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हम पहले से क्योंकि पढ़ चुके हैं तो बस एक बार फटाफट रिवाइज करना है। मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें मैं ऐड कर दूं HBr। मैं जानती हूं यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, ठीक है, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। और मार्कोनिकॉव एडिशन क्या कहता है भाई, कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, ठीक है जी। यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम था, यहाँ पे ब्रोमीन चला गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, CH2 हो गया, है ना। जहां हाइड्रोजन ज्यादा था वहां हाइड्रोजन गया। अब मैंने फिर से क्या कर दिया, एक बार और HBr ऐड कर दिया। तो रूल तो वही है ना, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पे फिर से मेरे पास कौन जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा। तो यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ एक ब्रोमीन और यहाँ CH3, है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। दोनों बार मैंने यहाँ पे मार्कोनिकॉव एडिशन ही कराया है। चलिए अगर मार्कोनिकॉव एडिशन क्लियर है तो अगला रिएक्शन भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें वाटर का एडिशन करना है और वाटर को हम लिखेंगे ऐसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में। तो बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ करनी है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने वाटर का एडिशन करना है और वाटर के एडिशन में भी वही मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करेंगे। और मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव एडिशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां कार्बन पे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन कम थे, यहाँ OH चला गया और इधर वाली साइड पे कौन चला गया, ये चला गया हाइड्रोजन, है ना। अब इस तरह के ग्रुप्स जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो और कार्बन OH के साथ भी कनेक्टेड हो, उनको हम बोलते हैं इनॉल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनॉल। बट इनॉल जो होते हैं ना वो स्टेबल कम होते हैं, इसीलिए वो खुद को टॉटोमेराइज कर लेते हैं, खुद को क्या कर लेते हैं, टॉटोमेराइज। दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होता है, टॉटोमेराइज करके ये खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं कीटो फॉर्म में, है ना। तो ये जो H है ये चला जाएगा यहाँ पे और जो डबल बॉन्ड है आप ऐसे समझ लीजिए वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये बन गई हमारे पास कीटो फॉर्म एंड दिस इज द मोर स्टेबल फॉर्म, है ना। जब भी एक इनॉल बनता है, इनॉल की स्टेबिलिटी क्योंकि काफी कम होती है, इनॉल हमेशा खुद को टॉटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन योर इनॉल फॉर्म, राइट। चलिए
ये आखिरी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हमने एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपने लास्ट जो पार्ट है चैप्टर के उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का देखिए मतलब क्या होता है। जब शुरुआत में क्या हुआ ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनमें एरोमा था। एरोमा का मतलब एक स्वीट फ्रेग्रेंस थी। तो इसलिए कंपाउंड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। बट जैसे जैसे फर्दर कंपाउंड्स और आते गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सोचा गया कि भाई सिर्फ ये सिस्टम काफी नहीं है, सिर्फ एरोमा के बेसिस पे हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास एक रूल आया जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल, है ना। हकल रूल ने क्या बोला कि भाई हम अलग तरीके से कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, नाम वही रखेंगे लेकिन एरोमा के बेसिस पे हम कंपाउंड को कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो हकल रूल क्या कहता है कि भाई देखो तीन कैटेगरी है कंपाउंड्स की, एक होती है एरोमेटिक, एक होती है नॉन एरोमेटिक और एक होती है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एक होती है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्या कंडीशंस है तीनों की? कंडीशंस देखिए वही है कि अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा मतलब कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉन प्लेनर होते हैं। और नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो गया, कार्बन आपका क्या होगा, sp3 ऑनवर्ड्स कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो नॉन प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब होता है अगर कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम कहते हैं प्लेनर, और sp3 ऑनवर्ड्स नॉन प्लेनर, है ना। यहां पर भी सेम चीज है, रेजोनेंस होना चाहिए, और अगर रेजोनेंस है तो प्लेनैरिटी तो होगी, कंपाउंड प्लेनर होगा ही होगा, क्योंकि प्लेनर होना होगा जब कंपाउंड, तभी वो रेजोनेंस शो करता है ना, ये आप जानते हैं, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी एरोमेटिक में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। वेयर n कैन बी योर होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पर भी n की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। पहले ये समझिएगा, फिर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पर लिखा है, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज का मतलब भी ऑर्गेनिक में होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और पॉजिटिव को हमें काउंट ही नहीं करना है, पॉजिटिव का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, हमें एक कंपाउंड दे दिया गया, जैसे बेंजीन की बात करते हैं, सबसे मेन एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास होता है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का क्या मतलब है, देखिए बेंजीन में रेजोनेंस है और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर भी है। अब मुझे चेक करना है कि रेजोनेंस है, प्लेनर है, या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेती हूँ। इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, 1 2 एंड 3, और एक पाई बॉन्ड का मतलब, ठीक है, एक पाई बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां से पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 4n+2 के साथ, और सॉल्व करके हम क्या देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 1, जो कि एक होल नंबर है। तो हाँ, ये रूल वैलिड है। अगर 4n+2 को आप पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वेट करते हो और n की वैल्यू आपको एक होल नंबर मिलती है, इसका मतलब रूल इज वैलिड एंड द कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, है ना। यहीं पे मैं अगर 4n वाला रूल अप्लाई कर देती तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आती, n की वैल्यू आती मेरे पास 3/2, है ना। मतलब ये रूल वैलिड नहीं है, और ये रूल वैलिड नहीं है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, है ना। इसलिए कंपाउंड का नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा, है ना। चलिए, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके से, चलिए
यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड बना दिया है ना। अब आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, डबल बॉन्डेड की sp2 होती है और ट्रिपल वाले की sp होती है। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे दिस कार्बन इज कैसा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और sp3 का मतलब कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। और जो कंपाउंड्स नॉन प्लेनर होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बोलो नॉन प्लेनर वाले कैसे नेचर के होते हैं, नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं, राइट। चलिए ओके देन अगला इसी एग्जाम्पल में अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं। एक नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 पाई बॉन्ड्स तो हैं ही, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 को मैं अगर 4n+2 के साथ इक्वेट करती हूँ तो n मुझे एक होल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड का नेचर कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, राइट। एक एग्जाम्पल देखिएगा, साइक्लोब्यूटीन, यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो 4n+2 को अगर मैं 4 के साथ इक्वेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, n हाफ मिलेगा, है ना। मतलब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर मैं 4n को 4 के साथ इक्वेट कर दूं, एंटी एरोमेटिक वाला रूल लगा दूं, तो हाँ यहां से मुझे n एक होल नंबर मिल रहा है, इसीलिए इस कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। समझे कि नहीं, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि कंपाउंड का नेचर क्या हो गया, मेरे पास एंटी एरोमेटिक हो गया। जस्ट एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है बेंजीन। और बेंजीन आप जानते हैं कि क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस 2 तरीके से हम बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उनको मिला के हमने यहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ठीक है। तो बेंजीन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, की सब्स्टिट्यूशन कराएगा बेंजीन, अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। और ये अटैक जो होगा, ठीक है, ये कौन फैसिलिटेट करेगा, ये अटैक जो कराएगा ये कौन कराएगा, इलेक्ट्रोफाइल कराएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आपके पास बेंजीन था और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो उन जगहों को ढूंढता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास ज्यादा थी, बेंजीन ने इस पाई बॉन्ड को ढूंढा और कहेगा कि भाई मैं तो इसी पे अटैक करूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस डबल बॉन्ड वाले किसी कार्बन पे अटैक कर गया और ये जो पाई बॉन्ड से ये शिफ्ट कर गए एक दूसरे कार्बन के ऊपर। तो जिस कार्बन पे ये पाई बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए होंगे, देखिए वापस से समझिएगा, वापस से समझिए ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये इस ऊपर वाले कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल उस नेगेटिव वाले कार्बन से अटैच हो गया और दूसरा कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, है ना। तो ये पाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, ये सर्कुलेट करता रहता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस से। इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या अरेनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, जो भी मेरे पास नेगेटिव पार्ट था इलेक्ट्रोफाइल का वो आके का क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था इसने अटैक किया, ये अकेला इलेक्ट्रोफाइल बच गया और हमारे पास यहाँ पे BH जो है वो एलिमिनेट हो गया, राइट। तो ये हमारा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब जो बेंजीन है वो अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, देखेंगे कैसे, ठीक है। बेंजीन है, अगर अब मैं बेंजीन में क्या ऐड कर दूं, अगर मैं बेंजीन में ऐड कर दूं मेरा कोई भी हैलोजन और उसके साथ में ऐड कर दूं एनहाइड्रस AlX3,
मतलब अगर मैं हेलोजन ले रही हूँ Cl2 तो मैं AlCl3 डाल दूंगी, मैं हेलोजन अगर Br2 यूज कर रही हूँ तो मैं AlBr3 डाल दूंगी, है ना। ऐसे केस में मेरे पास क्या होगा, ऐसे केस में बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा मेरे हेलोजन का, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट्स तो आप ये यूज कर रहे हो, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन होता है यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऐसे रिएक्शंस में वो होता है आपका हेलोजन का पॉजिटिव आयन, X पॉजिटिव एक्ट एज योर हेलोजन। मैकेनिज्म सबका वही है, कॉमन है, बस आपको ये प्रोडक्ट्स गैस करने आने चाहिए। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, बेंजीन दे दिया और आपको ये रिएजेंट्स दे दिया, आपको बताना है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिस हेलोजन की आप बात कर रहे हो वो हेलोजन जाके बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, समझे। चलिए अगली बात करते हैं, अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगला जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर देती हूँ, उसमें ना मैं चलो नाइट्रेशन करा देती हूँ, है ना। मैं डाल देती हूँ उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन मिक्सचर या नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, और रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इससे क्या इंट्रोड्यूस होता है, NO2 ग्रुप, है ना। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। और यहाँ पे मेरा जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो होता है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। ठीक है, NO2 पॉजिटिव इज माय अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको हर एक रिएक्शन में ये भी पता होना चाहिए कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, एकदम फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर दूं, या फिर मैं इसमें यूज कर दूं ओलियम। ठीक है, ओलियम होता है H2S2O7। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है बेंजोसल्फोनिक एसिड, है ना। SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है यहाँ पे, SO3, है ना। तो 3 रिएक्शंस हमने देख लिए यहाँ पे जिसमें बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। अब बाकी के 2 रिएक्शंस इसमें और बाकी है, वो मैं आगे बता रही हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनेशन में SO3 जो है वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजिनेशन में कौन था, X पॉजिटिव अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल था। हेलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट्स यूज कर रहे थे वो थे X2 और एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पर है या तो ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो अब आखिरी कंक्लूड करते हैं। देखिए, बेंजीन का रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन मैं यहाँ पे करा देती हूँ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ कोई एल्काइल हैलाइड, मान लेते हैं CH3X, है ना, या CH3Cl भी लिख लो आप इसको तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, CH3Cl लिख लीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, है ना, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है, ये जाके बेंजीन के ऊपर यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए एल्काइलेशन। और यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, ये जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, मैं इसको RCl के फॉर्म में लिख देती हूँ। तो जो भी मेरा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो भी मेरे पास यहाँ एल्काइल ग्रुप होगा, वो कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, बट यही रिएक्शन अगर मैं करा दूं, ठीक है, थोड़ा सा इस रिएक्शन को मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़े से रिएक्शन को मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देती हूँ एनहाइड्रस AlCl3 तो यूज कर ही लेते हैं, साथ में यूज कर लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास ये जो ग्रुप है Cl को हटा दो, ठीक है, वहां पे भी मैंने Cl को हटा के बाकी के ग्रुप को अटैच कर दिया था बेंजीन से, यहाँ पर भी Cl को हटा दो, बचा क्या, C डबल बॉन्ड OCH3, ये बेंजीन के ऊपर जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप, इसको हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, ये आपका एल्काइल पार्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं R लिख देती हूँ, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के केस में।
राइट। तो यहाँ पे बेंजीन ने दो तरह के रिएक्शंस अंडरगो किए, एक किया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक अंडरगो किया फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय बेंजीन, है ना। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया, देखिए सब तरह के हमने यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में बात की, हर एक कंपाउंड के, हर एक हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की और बेंजीन के बारे में बात की, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।